नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, आज लेक्चर थोड़ा डिले हुआ है, त्यौहार है, आपको भी पता है और आपको पहले से पता था पर आपने बताया नहीं हमसे भी। अरे भाई, कमेंट करके बता देते तो मैं उस हिसाब से टाइम टेबल बना लेता। तो फिलहाल चलिए, चूँकि मेंस का पेपर है तो डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है, छोड़ना किसी भी दिन स्किप करना सही नहीं रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इस बुक की हम लोग बात कर रहे थे, जो घटना चक्र की यह बुक है, इसमें हमने बात की थी कल, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि यह जो पहला वाला पोर्शन यानी जो गद्यांत आधारित प्रश्न है, यह हम अब किसी और बुक से देखेंगे। इस बुक में यह सही रूप में नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में अभी विराम देते हैं, थोड़ा और मुझे देखने और खोजने दीजिए। तब तक हम लोग बात करते हैं इसके आज अपने इस लेक्चर में दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है सारिणी रूप या फिर टेबुलर फॉर्म, जिसे बोलते हैं TABULAR और रूप FORM, फॉर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। कुछ देखिए, सारिणी रूप में ना कुछ विशेष और कॉमन चीज़ें होती हैं। बहुत आसान है और आसानी से आप यहाँ से जो है अपने नंबरों को उठा सकते हैं। कितने नंबर का आता है यह सारिणी रूप? तो यह जो सारिणी रूप है यह 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। इसमें होता क्या है कि एक आपको इस प्रकार का सरकारी पत्र दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यह कोई पत्र है, यह आपको दे दिया गया और इसको अब आपको सारिणी बना करके इस प्रकार की टेबल बना करके लिखना है। वो जैसे आप लोग समझते नहीं, वो एक्सेल सीट जो बोला जाता है, अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कंप्यूटर पढ़ते रहिए, भूलिए मत, ठीक है। तो एक्सेल सीट जैसे होती ना, उस फॉर्म में या फिर उसी रूप में लिखना रहता है आपको लेटर को। और आवश्यक क्या है तो यह भी जान लीजिए। मान लीजिए किसी एक ही विषय से संबंधित कई पत्र आपके पास आ गए बारी बारी से क्रमवार, तो उन पत्रों को आप एक जगह इकट्ठा करिए और सभी पत्रों के बारे में डिटेल से बताने का अगर आप बैठ जाएंगे किसी सीनियर को अपने, तो कितना समय लगेगा। बल्कि आपको करना क्या होगा कि एक बाकायदा पेज लेंगे, उस पर अपना इस प्रकार से टेबल बना लेंगे, सभी लेटरों का लेटर नंबर, भेजने वाले का नाम, किसको भेजा गया है, और साथ ही साथ जो है उस लेटर में विषय क्या है या फिर वह लेटर किस चीज़ से संबंधित है, यह लिख दिया, बस काम हो गया। इस प्रकार से आपका ये लेटर तैयार होगा, ये लेटर तैयार होगा, ये लेटर तैयार होगा। इससे क्या होगा, कागज़ का जो बोझ आप ढो रहे हैं या फिर जो ले आना रहता है वह थोड़ा सा कम होगा और चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से आप और आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं, छोटे से छोटे फॉर्म में, ठीक है। मतलब शॉर्ट रूप में समझा सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इस सारिणी रूप को कैसे और किस प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहले इसकी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए, इस वाली सारिणी को या फिर इस वाले टेबल को 6 आपको जो है कॉलम बनाने होते हैं या स्तंभ बनाने होते हैं, जिसमें पहले में तो क्रमांक संख्या यानी कि सीरियल नंबर लिखना होता है, ठीक है। क्रमांक संख्या वगैरह से आप लोग कन्फ्यूज होते हैं तो इतना परेशान मत होइए। पहले में आपको सीरियल नंबर लिखना होता है। मान लीजिए कि 1 लेटर है, 2 लेटर है, 3 लेटर है, ठीक है। यहाँ जैसे 1 है तो 2, इस प्रकार से पहले भाग में आपको क्रमांक संख्या लिखना है, दूसरे भाग में पत्र संख्या। आपको पता है सरकारी पत्रों में एक प्रकार की पत्र संख्या लिखी होती है कि यह कौन सी पत्र संख्या है, जैसे यह है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्रमांक संख्या, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पत्र संख्या का, मतलब दूसरी तरफ लेटर नंबर का नंबर आ जाएगा या फिर लेटर नंबर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेटर का नंबर आ जाएगा। पत्र संख्या के बाद किस तिथि या किस डेट को वह पत्र भेजा गया था आपके पास, वह आपको लिखना होगा। पत्र पे अंकित तिथि को आपको लिखना होगा, ठीक है, जो डेट होगी वह। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको सेंडर यानी कि प्रेषक का नाम लिखना होगा, किसने वह पत्र भेजा। पाँचवें नंबर पर आपको रिसीवर या फिर किसने वह पत्र रिसीव किया उसका नाम लिखना होगा। और सबसे अंत में विषय और आशय, ठीक है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर गलतियां होती हैं। वे सामान्यतः करते क्या है कि सीधे सीधे जो लेटर में विषय लिखा हुआ है या फिर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर विषय लिखा हुआ है अनुमोदित स्वास्थ्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में, सीधे सीधे वह यही लिख देते हैं, ठीक है। आइए एक बार इस लेटर से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक टेबल बनाना है हमको, ठीक है। उसमें यहाँ पर लिखेंगे हम सीरियल नंबर या फिर क्रमांक संख्या। तो यह पहला लेटर है, हमारे पास एक ही लेटर है तो पहला नंबर हो जाएगा।
उसके बाद दूसरे नंबर पर हमको क्या लिखना होता है, दूसरे नंबर पर हमको पत्र संख्या लिखनी होती है, यानी कि लेटर नंबर लिखना होता है। LN लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें क्या है तो 6, 72 और 20, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, यह लिख दिया लेटर नंबर। और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या लिखना था हमको, चौथे नंबर पर हम लोगों को लिखना था डेट। क्या लिखना था, दिनांक या डेट। तो डेट क्या पड़ी है, 11/10/2020, मान लीजिए 2020 लिख दिया मैंने। उसके बाद हमको क्या लिखना था, उसके बाद हमको लिखना था सेंडर का नाम, यानी कि जो प्रेषक है, ठीक है। सेंडर मत लिखिएगा, प्रेषक लिखिएगा, सही रहेगा, ठीक है। तो सेंडर या प्रेषक का नाम हमको लिखना रहता है। उसके बाद यानी कि यहाँ पर कौन है, प्रेषक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इन्होंने यह भेजा, तो यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे। और उसके बाद प्रेषिती, किसको यह पत्र भेजा गया, भेजा किसको गया, तो स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह पत्र भेजा गया, तो उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। रिसीवर में स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, मतलब किसे यह पत्र भेजा गया उसमें। और सबसे अंत में पत्र का आशय क्या है, तो पत्र का आशय तो जाहिर सी बात है, पत्र को पढ़ने से ही समझ में आएगा। इसमें क्या है, अनुमोदित स्वास्थ्यकर्ताओं की नियुक्ति के संदर्भ में। आगे पूरा पत्र पढ़िए, तो यहाँ लिखा गया है कि विगत 3 वर्षों से काफ़ी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब आशय यह है कि विगत जो 3 वर्षों की नियुक्तियाँ पड़ी हुई हैं और मतलब जो रिक्तियाँ हैं उनकी, जिनकी विभागों में इन दिनों विशेष आवश्यकता भी है, विभागों में मतलब वह नियुक्तियाँ इस समय आवश्यक भी हैं, और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र प्रेषित करना है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए, स्वास्थ्यकर्ताओं की जो पिछले 3 वर्षों से रिक्तियां पड़ी हुई हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करके और सफल अभ्यर्थियों की सूची को प्रेषित करने के संबंध में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यह पूरा का पूरा बना हुआ और लिखा हुआ है, जैसे कि सीरियल नंबर यह हो गया, ठीक है, पत्र संख्या यह हो गई, डेट आपकी 11/10/2020 की रही, और भेजा किसने, तो सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, और भेजा किसको गया है, तो स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह पत्र भेजा गया। संदर्भ क्या है पत्र का, या फिर विषय वस्तु और आशय क्या है, तो स्वास्थ्यकर्ताओं की पिछले 3 वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करें। बस काम हो गया, 15 नंबर बन गया आपका, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ज़रूरी है कि यही प्रश्न आए, नहीं, प्रश्न देखिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि यही है। तो आपको सिंपल देखना है ना, पत्र की आवश्यकता कैसी, मतलब किस प्रकार का पत्र में आशय क्या है। और आशय को समझने के लिए ना आपको किसी भी लेटर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा। शुरुआत के कुछ रूल हैं वह आप जान लीजिए, कि जैसे कि क्रमांक संख्या सबसे पहले लिखना है, उसके बाद लेटर नंबर, फिर दिनांक, फिर प्रेषक, उसके बाद प्रेषिती, और अंत में सबसे विषय वस्तु या फिर आशय लिखना होगा आपको। विषय वस्तु और आशय लिखने में यह चीज़ स्पष्ट रखिएगा कि आपको वहाँ पर सब्जेक्ट या लेटर का सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं टाइप कर देना है, ठीक है, अलग चीज़ें लिखनी है, थोड़ा सा पत्र के बारे में लिखना है। क्योंकि विषय में तो सीधे सीधे आपको कह दिया गया कि चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त, जैसे यहाँ देखिए इस वाले को आपको पूरा करवाया गया है, तो इसमें देखिए अनुमोदित स्वास्थ्यकर्ताओं की नियुक्ति के संदर्भ में, यही सिंपल आप सीधे सीधे लिख देते तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि नहीं। जबकि इस प्रकार से पढ़ने पर, जैसे कि स्वास्थ्यकर्ताओं की विगत 3 वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करने के संबंध में, इस प्रकार से आप देखते हैं तो आपको पूरे पत्र को बिना पढ़े पूरे पत्र में क्या बातें कही गई हैं वह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। यह 3 वर्षों का संबंध भी, 3 वर्षों के बारे में भी स्पष्टतया मेंशन किया गया है आपकी टेबल में, ठीक है। करना क्या है, तो निर्धारित जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। जबकि यहाँ पर बस इतना कहा गया कि कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, कार्यकर्ता और राजनीतिक नहीं, स्वास्थ्य, ठीक है। तो इसीलिए ना यह जैसे दूसरा लेटर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आप लोग 2 पैरा है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको स्पष्टतया इन दोनों पैराग्राफों को पढ़ना है, ठीक है। यह सीधे सीधे प्रैक्टिस पे निर्भर करता है आपके, और कुछ खास है नहीं, डेली 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। बस ऊपर के क्रमांक संख्या को आप लोग याद रखिए,
एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह के 7 बजे से 7:15 पर आपको 1 लीटर कर लेना है, ठीक है, सारणी रूप में। बहुत आसानी से हो जाएगा। एक अलग से करवाता हूँ मैं, थोड़ा सा नया है वो, जान लीजिए आप, ठीक है। यह पहले पेपर में आया भी हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का हल पत्र। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के रूप में नहीं दिया गया, यहाँ पर नीचे 1 लेटर दिया गया आपको। यह 2017 का प्रश्न है आर मेंस का, और लेटर तो इस प्रकार का था, पत्रांक आपको मिल जाता आराम से, ठीक है, पत्र संख्या होती है पत्रांक, बाकी दिनांक आपको मिल जाता, डैश बनाए तो आपको डैश ही बनाना रहता, प्रेषक का नाम आप आसानी से लिख लेते, और साथ ही साथ किसको यह पत्र भेजा गया यानी कि सेवा में, या फिर प्रेषिती कौन है इस पत्र का, वह भी आपको आसानी से मिल गया। देखिए यहाँ तक तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। पत्र क्रम संख्या भी लिख दिया आपने, पत्रांक भी लिख दिया, दिनांक भी लिख दिया, किसने भेजा और किसे भेजा यह भी लिख दिया। अब आपको लग रहा होगा कि विषय वस्तु भी तो आसानी से लिखा जा सकता है, तो नहीं। देखिए एक बार यह लेटर पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, उसके बाद बात की जाती है आगे। देखिए इसमें लिखा है, पहले तो विषय देखिए क्या है, नदी में प्रदूषण की समस्या, यह हमारा विषय हो गया। अब आगे क्या लिखा गया है लेटर में, तो महोदय मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी एवं अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर भारत सरकार अत्यंत चिंतित है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण जहां जलीय पारितंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, वहीं जनजीवन पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में कभी कभी फ्लो बोलने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, कुछ कर छोड़िए, आइए यहाँ देखिए। इस स्थिति में भारत सरकार का विचार है कि नदियों में जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निम्नांकित उपाय किए जाएं। तो उपाय अभी देखते हैं हम लोग, 4-5 उपाय इसमें बताए गए हैं, आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए कि इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया, विषय वस्तु और आशय क्या होगा इसका, इस पैराग्राफ का विषय वस्तु और आशय क्या होगा। देखिए पहली चीज़ तो क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा में क्या, गंगा नदी केवल नहीं, गंगा और अन्य नदियों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए कुछ उपाय, ठीक है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण या फिर इनसे निपटने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। अब आइए उपाय देखते हैं। यहाँ से विषय वस्तु और आशय यह स्पष्टतया हमको हो गया और पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को, जैसे जलीय पारितंत्र को गंभीर खतरा, जनजीवन पर घातक प्रभाव, यह सब प्रदूषण की सामान्य समस्याएं हैं, और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी यह बिल्कुल भली भांति और आसानी से समझ लेगा, ठीक है। तो इन्हें आपको स्पष्टतया अपनी सारणी या अपने टेबल में बनाने या लिखने की ज़रूरत इस प्रकार के शब्दों को नहीं रहती है, ठीक है। तो आगे देखिए उपाय। अब उपायों को, जैसे यहाँ 4 उपाय दिए हुए हैं, तो इन चारों उपायों को आपको क्रम संख्या के हिसाब से नहीं, कॉमा लगाते हुए बारी बारी से हर उपाय का आशय आपको लिख देना है। जैसे कि पहला है कि, सॉरी वो थोड़ी सी छींक आ गई थी, ठीक है। तो देखिए असल में बगल में थोड़ा सा घर बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है, खैर छोड़िए। यहाँ देखिए नदियों के तटवर्ती पहला देखिए हम कहाँ पर थे, हाँ देखिए यह जो 4 के चारों या फिर कितने भी पॉइंट रहे ना, इनके आपको आशय लिखने, ठीक है। इनको आपको ऐसा पैराग्राफ का जैसे आप आशय या विषय वस्तु लिख देते थे, उसी प्रकार से इनका भी आपको आशय या विषय वस्तु ही लिखना है, और क्रम के रूप में नहीं, 1 2 3 4 बना करके मत लिख दीजिएगा, ठीक है। करिएगा क्या, पहले के बारे में कुछ लिखिए, फिर कॉमा बना दीजिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर कॉमा बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा लिखना हो तो फिर एक और कॉमा लगा करके तीसरे के बारे में लिख दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने और समझाने में। टेबल में देखिए हर जगह नंबरिंग होना नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले में क्या कहा गया कि नदियों के तटवर्ती महानगरों एवं नगरों में ठोस अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए, मतलब ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। अब आगे देखिए, किसी भी दशा में औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में न जाने पाए, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में न जाने पाए, और सभी कारखानों पर
कारखानों में अनिवार्य रूप से शोधन संयंत्र स्थापित करवाया जाए, यानी कि कारखानों में शोधन संयंत्र अनिवार्यतः स्थापित हो, या फिर कारखानों में शोधन संयंत्र अनिवार्य हो। ठीक है। नेक्स्ट, शमशान स्थलों पर अधिक से अधिक विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना करवाई जाए, अथवा आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना, और नदियों के किनारे पौधरोपण करवाया जाए। आगे देखिए, खुले में शौच से मुक्ति के अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए। यहाँ पर आप यह भी लिख सकते थे, पौधरोपण को बढ़ावा और साथ ही साथ खुले में शौच मुक्ति अभियान या फिर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री एक अलग से अभियान है, हालांकि वह स्वच्छ भारत अभियान का ही एक भाग है। फिलहाल यहाँ हमको अलग सी चीज़ों को नहीं ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पर जो दिया है उसी में से चीज़ों को लेना है। तो खुले में शौच मुक्ति की बात की गई, तो इसी को लीजिए कि खुले में शौच से मुक्ति अभियान को सफल बनाना शामिल किया जाए। ठीक है। किसमें? निपटने और आवश्यक कार्यवाहियों हैं, तो जो पूरी सूची बनाई गई है। यहाँ देखिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर विषय वस्तु किस प्रकार से है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी एवं अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु ठोस प्रबंधन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाय। ठीक है। क्या क्या उपाय बताए गए हैं, तो देखिए, जिसमें ठोस अपशिष्ट, अब पहले पॉइंट की तरफ आ गए हम। ठीक है। ठोस अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन, कारखानों में, यानी कि दूसरे पॉइंट में कारखानों में शोधन संयंत्र की अनिवार्यता, तीसरे पॉइंट की तरफ विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना, और सबसे अंतिम चौथे पॉइंट में खुले में शौच से मुक्ति अभियान को सफल बनाना शामिल है। क्या क्या उपाय हैं यह बता दिया गया और काम खत्म हो गया इस पूरी लेटर का। ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हिस्ट्री वाला जो लेक्चर है हुआ तो दे दिया जाएगा आपको, थोड़ा सा बचा हुआ है पहले चैप्टर में, वह कवर करवा दिया जाए, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। बाकी आप सभी को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दीपावली। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। धन्यवाद।